हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 38 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मन्नत की किडनैपिंग के बाद जब मन्नत की आंखें खुली तो उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया। वहाँ किसी तरह की रोशनी नहीं थी, पूरा अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो रूह तक को डरा दे। अंधेरे से कभी न डरने वाली मन्नत को आज पहली बार लगा कि वो डर रही है। वो कहाँ थी, क्यों थी, उसे कुछ पता नहीं था। कोई है? प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है। मैं कहाँ हूँ? प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, मुझे घुटन हो रही है। उसकी आवाज़ काँप रही थी, डर से लरजती हुई। तभी उसके कानों में कुछ अजीब सी सिसकियाँ पड़ी, एक साथ कई लोगों की धीमी धीमी सिसकियाँ, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। सुनते ही मन्नत डर से खुद में सिमट गई। वो समझ गई कि उस कमरे में वो अकेली नहीं है। अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाज़ें थी, और वो भी ऐसी जो रूह तक को कपा दे। मन्नत के होठ सूख चुके थे, गला भारी हो गया था, वह डर से काँप रही थी। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने टूटी आवाज़ में कहा, कौन है यहाँ? प्लीज़ देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ वही सिसकियाँ लौटी और फिर सन्नाटा। मन्नत ने खुद ही अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया, सांसें रोकी और खुद में सिसकने लगी। कई घंटे बीत गए, लेकिन कमरे का माहौल वही रहा, घुटन भरा, सिहरन पैदा करने वाला और उस अंधेरे से लिपटा हुआ जो जैसे उसकी आत्मा को भी निगल जाना चाहता था। रोते रोते मन्नत की आंखें सूज चुकी थी। भूख, थकान और डर ने जैसे उसके शरीर की सारी ताकत सोख ली थी। वह वहीं फर्श पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। ना जाने कितने घंटे गुजर गए। जब उसे होश आया तो वह धीरे धीरे आंखें मलते हुए उठी। कमरे में अब थोड़ी सी रोशनी थी, इतनी कि सब कुछ साफ तो नहीं दिख रहा था, पर धुंधले साए जरूर नजर आने लगे थे। जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी, उसका दिल सहम गया। कमरे के कोने में 10 से 12 छोटी छोटी लड़कियां बैठी थी, जिनकी उम्र मुश्किल से 15 साल से भी कम रही होगी। उनकी हालत बहुत खराब थी। चेहरों पर, हाथों पर, पैरों पर हर जगह चोट के निशान थे। उनकी आंखों में दर्द भी था और कहीं बहुत गहराई में एक टूटा हुआ ख्वाब भी। वे सब एक पुरानी सी प्लेट में रखा खाना जानवरों की तरह खा रही थी, जैसे कई दिनों से भूखी हो। मन्नत का दिल भर आया। उसे लगा कि वो जोर जोर से रो पड़े। तभी उन बच्चियों की निगाहें उस पर पड़ी। उनकी फटी फटी आंखों में डर के साथ एक अजीब सी जिज्ञासा थी। उनमें से एक नन्ही सी बच्ची, जो बाकी सबसे थोड़ी शांत लग रही थी, वो धीरे से पूछी, भूख लगी है? मन्नत ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। बच्ची ने अपनी प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई और मासूमियत से बोली, खा लो, वरना आज तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब खाना कल ही मिलेगा। उसकी मासूम आवाज़ सुनकर मन्नत की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने प्लेट थाम ली और कांपते हाथों से खाने लगी। भूख सच में बहुत थी, पर हरने वाले के साथ उसका गला भी भर रहा था और आंसू चुपचाप उसके गालों पर गिरते जा रहे थे। कमरे में बहुत देर तक खामोशी छाई रही। मन्नत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, पर इतना जरूर महसूस हो चुका था कि वह किसी बहुत खतरनाक जगह पर बहुत खतरनाक लोगों के चंगुल में फंसी है। उसकी नज़र उन बच्चियों पर गई। सभी की आंखें उसी पर टिकी थी। मन्नत ने खुद को संभाला और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई, क्योंकि उन बच्चियों की आंखों में जो नजरें थी वो ऐसी थी जैसे मन्नत ही उनकी आखिरी उम्मीद हो। धीरे से मन्नत ने पूछा, तुम सब कौन हो? जानती हो कि हम कहाँ हैं? एक लड़की जो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी, वो धीरे से बोली, नहीं दीदी, हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं। बस
इतना जानते हैं कि हमें यहाँ बहुत दिनों से बंद रखा गया है। दिन में एक बार खाने को मिलता है, बस जीने भर को। यह सुनते ही मन्नत की आंखें भर आई। उसने झट से अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गई। उसने प्यार से उस बच्ची के गाल पर हाथ रखा और पूछा, पर तुम सब यहाँ कैसे आई? आखिर तुम सब हो कौन? लड़की बोली, मेरा नाम नगमा है। हम सब पहले एक अनाथ आश्रम में रहते थे, वहीं से हमें लेकर आए हैं ये लोग। हमारे साथ और भी लड़कियां थी जो उसी आश्रम की थी, लेकिन कुछ दिन पहले उन्हें यहाँ से ले जाया गया। हम नहीं जानते कि वो कहाँ हैं। यह सुनकर मन्नत के भीतर एक सिहरन दौड़ पड़ी। वह चुप रही, फिर बहुत धीरे से पूछी, और तुम सबके शरीर पर ये चोटें कैसी? यह सुनते ही सारी बच्चियां चुप हो गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। नगमा ने सिर झुका लिया। कमरे का सन्नाटा एक बार फिर गूंज उठा, जैसे उन आंसुओं की आवाज़ भी उस अंधेरे में खो रही हो। मन्नत के भी आंसू रुक नहीं पाए। वह सब कुछ समझ चुकी थी बिना किसी जवाब के। सिर्फ उन बच्चियों की आंखों और जख्मों को देखकर उसे एहसास हुआ कि इन मासूमों ने शायद विरोध किया होगा, बचने की कोशिश की होगी, और इसी के लिए इन्हें सजा दी गई थी। दिन, हफ्ते और शायद महीने गुजर गए। ना दिन का पता चलता, ना रात का। उनके कमरे में कोई नहीं आता था, सिर्फ खामोशी, घुटन और इंतजार। धीरे धीरे एक एक करके सभी लड़कियां कहीं गायब होने लगी। हर सुबह कोई ना कोई चेहरा उस कमरे से गुम हो जाता और फिर कभी लौट कर नहीं आता। आखिर में सिर्फ मन्नत बची थी। कई दिनों बाद, या यूं कहे शायद महीनों बाद, उसे भी कमरे से बाहर निकाला गया। बाहर की तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। वह चौंक गई। इतने लंबे अंधेरे के बाद यह रोशनी जैसे उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसका सिर घूमने लगा, दर्द से फटने को तैयार। वह सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई। अभी उसने अपने आसपास देखने की कोशिश भी नहीं की थी कि अचानक एक तीखी सख्त आवाज़ उसके कानों में गूंजी, उठो, जल्दी करो, ऐसे क्यों बैठी हो? मन्नत ने कांपते हुए खुद को संभाला और धीरे धीरे नजरें उठाई। उसके सामने एक काला साया खड़ा था। पूरे शरीर पर काले कपड़े, सिर्फ दो बड़ी खतरनाक आंखें दिखाई दे रही थी, जिनमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। मन्नत कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप खड़ी हो गई और धीरे धीरे उसकी नजरें चारों ओर घूमने लगी। और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। चारों तरफ छोटे छोटे कैंप बने थे। हर तरफ ब्लैक नकाबपोश लोग तैनात थे, हाथों में हथियार लिए, जिनकी निगाहें हर वक्त किसी पर भी टिक सकती थी। वहाँ मन्नत जैसी कई लड़कियां थी, थकी हुई, डरी हुई, कुछ बिल्कुल चुप, कुछ बेजान निगाहों से आसमान देखती। शुरुआत में मन्नत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसकी मुलाकात जैस्मीन से हुई, जो सिर्फ 15 साल की थी पर दिमाग में गजब की तेज, तो धीरे धीरे सच उसके सामने खुलने लगा। शाम का धुंधला उस कैंप पर उतर रहा था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। मन्नत एक कोने में बैठी थी। अब तक समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसके बगल में एक लड़की आकर बैठी। गहरी आंखें, सूखे होंठ, लेकिन चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता। आप नई हो, है ना? उसने धीरे से पूछा। मन्नत ने सिर हिलाया। मैं जैस्मीन हूँ। मन्नत ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में वो समझदारी थी जो इतनी उम्र में नहीं होती। जैस्मीन ने चारों ओर नजर डाली, सुनिश्चित किया कि कोई सुन तो नहीं रहा है, फिर धीरे से बोली, यह जगह बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। उसकी आवाज़ में डर नहीं बल्कि हकीकत की ठंडक थी। मन्नत ने धीरे से पूछा, यहाँ ये लोग कौन हैं और हमें क्यों लाया गया है? जैस्मीन ने गहरी सांस ली, फिर लगभग फुसफुसाते हुए बताना शुरू किया। धीरे धीरे मन्नत को समझ आने लगा कि यह जगह कोई सामान्य कैंप नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग सेंटर थी,
जहां लड़कियों को माफिया वर्ल्ड की एजेंट बनाया जाता था। दिन भर उन्हें सिखाया जाता किस तरह किसी आदमी से झूठी मुस्कान में राज निकलवाना है, किस तरह किसी पार्टी या मीटिंग में अमीरी का दिखावा कर लोगों को फंसाना है, किस तरह आंखों से जाल बिछाना है और कब मौके पर गोली चलानी है। यहाँ तक कि किसी को जान से मारने तक की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये लोग अपने किसी खास मिशन के लिए लड़कियों को एज अ सुसाइड बॉम्ब भी इस्तेमाल करते थे। यहाँ सब कुछ एक खेल था, पावर, पैसे और हनी ट्रैप का खेल। लेकिन इसके लिए पहले उनकी आत्मा तोड़ी जाती थी। कभी उन्हें घंटों भूखा रखा जाता, कभी बर्फीले पानी में फेंका जाता और जो लड़की जरा भी इनकार करती उसे ब्लैक रूम में डाल दिया जाता। वहाँ क्या होता ये कोई नहीं जानता था। बस जब वो लड़की बाहर आती तो उसके चेहरे की मुस्कान हमेशा के लिए मर चुकी होती। कई लड़कियों ने कई बार विरोध करने की कोशिश की, पर हर बार उनकी कोशिश को बेरहमी से कुचल दिया गया। जिन लड़कियों की ट्रेनिंग पूरी हो जाती उन्हें मिशन पर भेज दिया जाता था। एक दिन मन्नत ने देखा नगमा को सजा दी जा रही थी। उसने भागने की कोशिश की थी। नगमा की चीखें पूरे कैंप में गूंज रही थी। मन्नत के हाथ पैर कांप रहे थे, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। उसे मजबूर किया गया कि वो ये सब देखे ताकि उसकी हिम्मत टूट जाए। एक दिन मन्नत ने धीमे से जैस्मीन से कहा, जैस्मीन, हमें यहाँ से निकलना होगा। जैस्मीन ने हैरानी से उसकी ओर देखी और बोली, यहाँ से कोई नहीं निकलता दी। जो निकलने की सोचता है वो अगली सुबह तक जिंदा नहीं रहता। आपने देखा नहीं नगमा के साथ क्या हुआ? यही हमारी किस्मत है दी। और आप भूल गई आपको भी कितना टॉर्चर किया गया है, फिर भी भागने का सोच रही हैं। किस्मत में हमारा यहीं रहना लिखा है दी, और हम अपनी किस्मत से नहीं भाग सकते। टिमटिमाती लैंप की रोशनी में दोनों के चेहरे आधे उजाले आधे साए में थे। कैंप के बाहर गार्डों के कदमों की आहट गूंज रही थी, लेकिन अंदर का सन्नाटा उससे कहीं ज्यादा भारी था। मन्नत ने अपनी थकी हुई आंखें जैस्मीन की ओर उठाई। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर उसमें गुस्सा सुलग रहा था। तो क्या किस्मत के भरोसे बैठे रहें? मरने से नहीं डरती हूँ मैं जैस्मीन। जैस्मीन ने गहरी सांस ली, जैसे कि वो बहुत कुछ कहना चाहती हो पर शब्द नहीं मिल रहे हो। आखिर उसने धीमे से कहा, मरने से यहाँ कोई नहीं डरता है दी। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो जो टॉर्चर से गुजरना होगा सोचकर ही रूह कांप जाती है। इसलिए भागने का ख्याल मन से निकाल दीजिए। कुछ पल दोनों चुप रही। बाहर कहीं दूर से किसी लड़की की चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। मन्नत के सीने में कुछ टूट सा गया, पर साथ ही एक आग भी जल उठी। उसने ठंडे फर्श पर हाथ रखकर धीरे से कहा, शायद तुम ठीक कहती हो जैस्मीन, लेकिन अगर किसी की हिम्मत ना टूटी होती तो ये दीवारें आज भी इतनी मजबूत नहीं होती। जैस्मीन ने उसकी तरफ देखा। वह ना डर में थी ना यकीन में, बस एक अजीब सी उलझन में थी। तभी जैस्मीन ने पूछा, दी, यहाँ आने वाली लड़कियाँ अनाथ है, क्या आप भी अनाथ हैं? आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? यह सुनते ही मन्नत के अंदर कुछ टूट सा गया था। उसे वो पल याद आने लगा जब वो गुस्से से शेखावत मिशन से निकली थी। तब पंखुड़ी ने उसे बहुत बार कॉल किया था, लेकिन मन्नत इस कदर टूटी थी वेदांश और कियारा की सगाई से कि वो पंखुड़ी का फ़ोन भी नहीं उठा पाई। बस उसने एक मैसेज छोड़ दिया था, जहाँ है ठीक है, वह कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहती है, उसकी चिंता ना करे। काश उसने फ़ोन उठा लिया होता तो पंखुड़ी उसे मना लेती और वह यहाँ नहीं फंसी होती। किसी और को तो उसकी परवाह नहीं होगी सिवाय पंखुड़ी और दादाजी को छोड़कर। यह सोचते ही मन्नत की आंखें नम हो गई थी। फिर वह कुछ सोचकर बोली, जैस्मीन, यहाँ किसी के पास फ़ोन होगा या बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने का कोई तरीका? जैस्मीन ने कहा, दी, यहाँ फ़ोन तो हम लड़कियों के पास नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर के ऑफिस में
फ़ोन है, टेलीफोन, लेकिन वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। प्लीज़ आप कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम आप खुद जानती हैं। जैस्मिन की बात सुनकर मन्नत ने किस्मत से समझौता कर लिया था। अब उसमें ना हिम्मत बची थी, ना उम्मीद। दिन एक जैसे बीतते और हर रात एक नया डर छोड़ जाती। ट्रेनिंग सेंटर की दीवारों के पीछे कई लड़कियां थी जो अब भी हर सुबह एक नई कोशिश करती भागने की, आज़ाद होने की। लेकिन हर बार उनकी कोशिश उसी जगह दफन हो जाती जहां उनका साहस टूटता। और जब किसी की चीखें बाकी लड़कियों के कानों में पहुंचती तो डर उनकी हड्डियों में जम जाता। वहीं दूसरी ओर वेदांश ने कियारा से सगाई तो कर ली थी, पर उसके भीतर अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। दिन की रोशनी में सर्द चेहरा, रात की खामोशियों में बेचैन निगाहें। उसे खुद नहीं समझ आता था कि यह खालीपन किस वजह से है। क्या ये कियारा के साथ भविष्य को लेकर था, या मन्नत की अनुपस्थिति उसकी रूह को कुरेद रही थी। वो अक्सर बैल्कनी में देर तक खड़ा रहता, हाथ में वाइन ग्लास और निगाहें कहीं बहुत दूर, जैसे किसी खोई हुई परछाई को ढूंढ रहा हो। उधर केशव जी और पंखुरी भी अब गहरे चिंता में थे। मन्नत का अचानक चले जाना पहले तो उन्हें एक सही फैसला लगा था। उन्हें लगा था कि शायद वह कुछ दिन अकेले रहकर खुद को संभालना चाहती है, अपने मन को शांत करना चाहती है। वह सोचते रहे थोड़ा वक्त बीतेगा तो सब ठीक हो जाएगा। वह लौटेगी और शायद वेदांश और कियारा के रिश्ते को स्वीकार भी कर लेगी। पर वक्त बीतता गया, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीने में बदल गए और मन्नत से कोई संपर्क नहीं हुआ, ना कोई फोन, ना कोई संदेश। अब पंखुड़ी हर शाम मंदिर की घंटी बजाकर उसकी सलामती की दुआ मांगती और केशव जी की आंखों में डर उतर आता, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। वहीं उस सब के उलट कियारा बहुत खुश थी। मन्नत के जाने के बाद उसके भीतर एक सुकून उतर आया था। रातों को उसे अब पहली बार चैन की नींद आने लगी थी। आईने में खुद को देखकर वो मुस्कुराई, धीरे से फुसफुसाई, अच्छा हुआ मनु तुम चली गई। अब प्लीज लौटकर मत आना, तुम्हारे बिना यहाँ बहुत सुकून है। वेद फाइनली मेरे हो गए, वरना तुम थी तो मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं वेद के दिल से तुम्हारे लिए नफरत खत्म ना हो जाए। वह उंगलियों में पहनी सगाई की अंगूठी को निहारते हुए बोली, सगाई तो हो ही चुकी है, बस अब हमारे बीच की दूरियां मिट जाए, फिर वेद हमेशा के लिए मेरे होंगे। उसकी आंखों में एक चालाक चमक तैर गई, और इसके लिए मुझे कुछ सोचना होगा। असलियत तो यह थी कि वेदांश और कियारा के बीच में अब तक कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ था। वेदांश बस एक मुखौटा ओढ़े हुए था, एक ऐसा मुखौटा जो मन्नत को दिखाता था कि वो कियारा के साथ बहुत आगे बढ़ चुका है, ताकि मन्नत उससे दूर हो जाए। वेदांश, कबीर और मयंक तीनों उस वक्त वेदांश के केबिन में बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। एसी की धीमी आवाज और दीवारों पर लगी घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को और भारी बना रही थी। मयंक ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मनु को गए हुए महीना भर से ज़्यादा हो गया है कबीर, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली है। इसे बैठे रहना अब गलत है। कबीर ने गहरी सांस लेकर कहा, वह अकेले रहना चाहती है मयंक। उन्होंने खुद कहा है कि कोई उन्हें फ़ोन ना करे, शायद उन्हें वक्त चाहिए। वक्त? मयंक ने झुंझुलाकर कहा, कब तक? वो कभी इतनी देर तक गायब नहीं रही, कुछ तो गड़बड़ है। वेदांश अब तक खामोश था, जैसे वहाँ मौजूद ही ना हो। उसकी आंखें टेबल पर रखी फाइल पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और। मयंक ने उसकी ओर देखते हुए कहा, वेद, तुम्हारे लिए तो आसान है मनु के बारे में कुछ पता लगाना, आखिर तुम। वह बात अधूरी ही रह गई जब वेदांश ने ठंडे स्वर में कहा, मैं कुछ दिनों के लिए कैलिफोर्निया जा रहा हूँ, शायद महीना भी लग जाए। वहाँ एक इम्पोर्टेंट डील होने वाली है। मेरे लौटने से पहले वियतनाम से जो हमारी हथियार की कंसाइनमेंट आने वाली है, वह तुम दोनों देख लेना। कुछ पल के लिए फिर सन्नाटा छा गया। मयंक ने आगे कुछ नहीं कहा। वह केबिन से बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद वेदांश कैलिफोर्निया चला गया। वह बस किसी तरह खुद को बिजी रखना चाहता था।
बिजनेस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, डिनर, सब कुछ उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लेकिन उसके भीतर एक गहरी खामोशी पनप चुकी थी। जब तक मन्नत उसके पास थी वह उससे नफरत करता रहा, उसे दूर धकेलता रहा। पर अब उसकी अनुपस्थिति ने वेदांश के दिल को जैसे खोखला कर दिया था। हर सुबह जब वो ऑफिस की बड़ी खिड़की से शहर का नज़ारा देखता तो उसकी आंखों के सामने मन्नत का चेहरा आ जाता। वही मासूम मुस्कान, वही बेवकूफ़ी भरी बातें। वो सिर झटक देता, खुद को समझाता, नहीं, मुझे उसकी परवाह नहीं, उसने खुद जाना चुना है। ऐसा ही तो करती हैं, बिना किसी की परवाह किए, बिना यूं ही चले जाना। जब उन्हें अपने परिवार की नहीं पड़ी है तो मैं क्यों उनके बारे में इतना सोच रहा हूँ। लेकिन दिल उस झूठ को मानने से इनकार कर देता। वो खुद से लड़ता रहा, नफरत और बेचैनी के बीच झूलता हुआ, और अंत में उसके अहम और नफरत ने उसकी बेचैनी को हरा दिया। उसने मन्नत के बारे में कुछ भी पता करना जरूरी नहीं समझा। वो खुद को यकीन दिलाने लगा कि अगर उन्हें लौटना होगा वो खुद लौट आएंगी। ऐसे भी अपनी प्रोजेक्ट के लिए वह जरूर लौटेगी। वहीं दूसरी ओर ऐसे ही एक दिन कुछ नई लड़कियों को वहां लाया गया। उनमें से एक थी आलिया। वह बाकी सब से अलग थी, शांत, स्थिर और बहुत जल्दी इस जगह के नियमों में ढल जाने वाली। वो किसी से बहस नहीं करती थी, ना विरोध, ना भागने की बातें। धीरे धीरे वो सीनियर ट्रेनर्स की पसंद बनती गई। वो वहाँ सभी का भरोसा जीतने लगी थी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे कि कोई मकसद लेकर आई हो। वो बाकी लड़कियों को भी समझाती, यहाँ जीने के लिए झुकना जरूरी है, लड़ने के लिए नहीं। कुछ तो उसमें ऐसी बात थी, सारी लड़कियों को उससे हिम्मत मिलने लगी। वही मन्नत जो खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया था, आलिया के आने के बाद वो थोड़ा बहुत मुस्कुराने लगी थी। धीरे धीरे मन्नत और आलिया के बीच एक गहरी सी दोस्ती पनपने लगी थी। मन्नत अब दिल खोलकर आलिया से बातें करने लगी, और आलिया भी बाकी लड़कियों की तुलना में मन्नत से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती थी। वह उसे हर जगह अपने साथ रखती, एक पल को भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। समय बीतता गया और बातों बातों में एक दिन मन्नत को एक ऐसा सच पता चला जिससे उसकी रूह तक हिला दी। आलिया, जो अब तक उसकी सबसे बड़ी सहारा बन चुकी थी, दरअसल एक स्पाई थी। वो वहाँ किसी और मकसद से आई थी, किंग को खोजने के लिए। मन्नत अवाक रह गई। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, किंग, तुम इनके बीच घुसकर क्यों आई हो? और इन सब लड़कियों का उससे क्या लेना देना है? हमें यहाँ कैद करके ऐसी ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? आलिया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक पल को दर्द और सच्चाई दोनों झलक गए। वह बोली, देखो मनु, किंग माफिया वर्ल्ड का सबसे बेखौफ और बेताज बादशाह है। वह अंडरवर्ल्ड का वह नाम है जिससे सब डरते हैं, और तुम्हें उनके लिए ही चुना गया है। मन्नत हक्का बक्का रह गई। क्या मतलब, मुझे चुना गया है? आलिया ने उसकी तरफ देखा, आवाज में ठंडापन था। हाँ मनु, तुम्हें किंग के लिए चुना गया है, उनकी जासूसी के लिए। तुम बाकी लड़कियों से बहुत अलग हो, हर तरीके से परफेक्ट हो। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी ये बुद्धि और सादगी, तीनों का एक अजीब संगम है तुम में। तुम्हें इसलिए चुना गया है ताकि तुम किंग के पास जा सको, उसे अपने इशारों पर नचा सको और वक्त आने पर उसे खत्म कर सको। यह सुनते ही मन्नत का चेहरा सन्न हो गया। वह बुदबुदाई, तो इसलिए इन्होंने मुझे बाकी लड़कियों से अलग रखा, मुझे अलग ट्रेनिंग दी गई ताकि मुझे किंग के लिए रेडी किया जा सके। आलिया उसे देखती रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर मन्नत के चेहरे पर डर, गुस्सा और उलझन सब एक साथ उभर आए थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सब उस किंग की वजह से ही हो रहा है। आखिर उसके लिए हम लड़कियों को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? उसे जान से मारने के लिए तो और भी कई तरीके हैं। फिर हम मासूम लड़कियां क्यों? आखिर किंग के लिए ये सब क्यों हो रहा है? पहले तो मन्नत के मुंह से किंग को मरने का सुन आलिया को तेज गुस्सा आया। वो गुस्से से बोली, शट अप मनु, तुम उनके मरने की कामना कर रही हो। मन्नत भी उसी गुस्से से बोली, तो क्या करूं? उस किंग की वजह से हमें इस्तेमाल किया जा रहा है।
तुम उसकी परवाह कर रही हो? ना वह होता और ना हम यहाँ होते। आलिया बोली, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते उसे जज नहीं करना चाहिए मन्नू। तुम किंग के बारे में कुछ नहीं जानती हो। तुम क्या, उनके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। इसलिए तो तुम्हें रेडी किया जा रहा है ताकि तुम उन तक पहुंच सको। उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। रही बात लड़कियों का इस्तेमाल करने का, तो लड़कियों पर शक करना मुश्किल होता है। अपनी अदाओं से, अपनी मासूम बातों से वो किसी को भी निशाना बना सकती है, अपने जाल में फंसा सकती है। और जहाँ सब कुछ फेल हो जाता है वहाँ वो जिस्म का इस्तेमाल करती है। जिसमें संत हो या आम इंसान, कोई भी आसानी से फंस जाता है। लेकिन इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए? वह किंग है, ना संत है और ना ही कोई आम इंसान। उस तक कोई नहीं पहुंच सकता है जब तक कि वह खुद ना चाहे। लेकिन तुम डरो मत मनु, मैं आ गई हूँ ना। अब तुम्हें नहीं, मुझे किंग तक पहुंचना है। और पहले हमें यहाँ से भागने की सटीक योजना बनानी होगी। देखो, मैंने पूरा मैप रेडी कर लिया है। कब गार्ड बदले जाते हैं, कब बड़े कंटेनर निकलते हैं, किस रास्ते से सप्लाई आती है। बस सही वक्त पर हमें तैयार होना है। मन्नत ने संदेह से पूछा, पर सिर्फ किंग के लिए ही यह सब हो रहा है? फिर इतनी सारी लड़कियों को यहाँ क्यों रखा गया है? अगर किंग को फंसाना ही मकसद है तो बाकी की जरूरत किस बात की? आलिया ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, यह सब उतना आसान नहीं जितना तुम्हें सुनने में लगता है मन्नू। इस माफिया वर्ल्ड में कई बड़े बड़े खतरनाक रिंग्स है। ये लोग सिर्फ किसी एक शख्स को निशाना नहीं बनाते, उनका मकसद व्यापक और घातक है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, राजनेता सिस्टम का वो हिस्सा निशाना बनाते हैं जो देश की आर्थिक व्यवस्था को हिला सकते हैं। इसलिए इन लड़कियों को तैयार किया जा रहा है। वे एक तरह से उनकी आगे की पहुंच है। इनका नेटवर्क इस तरह चलता है जिससे विदेशी टूर ग्रुप, ताकि किसी भी देश की सरकार को इन पर शक ना हो। बहुत कुछ है जो मैं आज तुम्हें पूरा नहीं बता सकती। उसने थोड़ा रुककर आगे कहा, फिलहाल तुम्हें बस इतना जानना है कि समय नज़दीक आ गया है, हमें यहाँ से निकलना है। मन्नत ने फिर पूछा, और किंग जिसके लिए तुम यहाँ आई हो, उसका क्या? आलिया की आवाज़ में ठहराव आया। फिर उसने कहा, जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। और जहाँ तक मेरे किंग का सवाल है तो मैं उन्हें ढूंढ लूँगी। मुझे उन तक पहुँचना ही होगा मन्नू। एक वही है जो मलिक के खतरनाक इरादे रोक सकते हैं। मन्नत ने फिर पूछा, मलिक? अब ये कौन है और क्या है उसके खतरनाक इरादे? आलिया ने धीरे से कहा, मलिक और किंग की दुश्मनी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये बातें अभी के लिए ज़रूरी नहीं है। तुम्हें इन गहरी चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है मन्नू। बस यह समझ लो, हमें निकलना है और किंग तक पहुंचना अब तुम्हारा नहीं, मेरा काम है। बाकी की बातें जब सही समय आएगा सब समझा दूंगी। तुम बस तैयार रहना और मेरे इशारे का इंतज़ार करना, समझी? धीरे धीरे मन्नत को आलिया के बारे में बहुत कुछ मालूम चला कि वह कैसे अपने किंग के लिए पागल है और वो यहाँ क्यों आई थी। और आलिया को भी मन्नत ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन फिर भी आलिया मन्नत को अपना असली मकसद नहीं बता सकती थी। शायद वह सही समय का इंतज़ार कर रही थी। उसने वहाँ से मन्नत को भगाने का पूरा प्लान बना लिया था, बस सही मौके की तलाश में थी। वो जानती थी कि सभी लड़कियों को एक साथ यहाँ से भगाना खतरनाक होगा, इसलिए वह और मन्नत ने वहाँ से भागने की योजना बनाई ताकि बाहर जाकर मदद ली जा सके। पर उसे यह नहीं पता था कि मन्नत की जिंदगी में अब एक नया तूफान आने वाला है। कैंप के पास उस दिन असामान्य हड़बड़ी थी। सारी लड़कियां एक साथ इकट्ठी कर दी गई थी। हर चेहरा सवालों से भरा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे माहौल गंभीर हो गया, क्योंकि अब किसी बड़े आदमी के आने की खबर थी। देर से एक साया आया, राव। उसने भी खुद को पूरी तरह ब्लैक कपड़े में ढक रखा था, बस उसकी गहरी आंखें ही नजर आ रही थी। भले ही वो मलिक का असिस्टेंट हो, पर इस कैंप में उसकी मौजूदगी किसी किंग से कम नहीं थी। सारे बॉडीगार्ड्स उसके सामने झुके हुए थे। लोगों की निगाहें खुद ब खुद नीचे हो गई।
उसकी ठंडी चील जैसी निगाहें हर किसी पर टिकी थी। वो हर बात को परख रहा था कि कहीं कोई कमी खामी तो नहीं। फिर अचानक उसकी नज़र उन लड़कियों की भीड़ में कहीं टिक गई और वो थी मन्नत। राव कुछ क्षण तक वहीं ठहरा, उससे देखता रहा। मन्नत सिर और नज़रें झुकाए खड़ी थी। इसी बीच आलिया ने जब राव की नज़रों को फॉलो किया तो वो एक पल को ठिठक गई। वो सब समझ गई जो आगे होने वाला था। उसके चेहरे पर घबराहट झलकने लगी थी। राव एक बॉडीगार्ड को कुछ कहा और फिर वहां से चला गया। राव के जाते ही आलिया फौरन मन्नत के पास दौड़ी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। मन्नत ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? आलिया की पलकें थोड़ी नम हो गई। उसकी आवाज़ फुसफुसाई पर पक्की थी। अनु, मेरी बात ध्यान से सुनो। डरना मत, घबराना मत, मुझ पर भरोसा रखना। मैंने अब तक तुम्हें जो जो सिखाया है उसे ध्यान में रखना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उस दिन कैंप की हवा में एक अजीब सी करकन थी, जहां उम्मीद और भय दोनों साथ साथ थे। मन्नत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, आई नो आलिया, लेकिन तुम यह सब अचानक क्यों कह रही हो? आलिया ने बस इतना ही कहा, बस यूं ही, अपना ख्याल रखना। फिर वो अपने मन में सोची, मुझे अपने प्लान पर काम करना होगा। उसी रात मन्नत को कैंप से बाहर निकाला गया और कहीं लेकर जाया गया। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे नहीं मालूम था कि उसे कहाँ लेकर जाया जा रहा है। जब पट्टी खुली तो मन्नत खुद को पूरी तरह अंधेरे में पाई। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है। चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था। उसे लगा कि वो एक बार फिर से किसी अंधेरे कमरे में कैद हो गई है। सोचकर ही हल्का हल्का उसका शरीर कांप रहा था और उसके कदम अनजाने में इधर उधर घूम रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब है। मन्नत का पूरा शरीर जम गया, सांसें थम सी गई और आवाज़ अंदर ही घुट गई। माथे पर पसीने की बूंदें तैर रही थी। वह बड़ी मुश्किल से बोली, कौन कौन है मेरे पास? प्लीज़ प्लीज़ मेरे करीब मत आओ। मन्नत अंधेरे में धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन जितना पीछे हटती उसके पास मौजूदगी उतनी ही नज़दीक होती लगती। प्लीज़ प्लीज़ देखो, मेरे करीब मत आओ। प्लीज़ बताओ कि तुम हो कौन और मैं कहाँ हूँ? उसने डर के मारे कांपते स्वर में पुकारा। उस शख्स की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मन्नत को लगा जैसे वो कहीं छुप जाए, कहीं भाग जाए, लेकिन वो कहाँ थी उसे मालूम ही नहीं था। तभी अचानक उस शख्स ने चुटकी बजाई। पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। मन्नत की आंखें फैल गई। वो देख रही थी एक आलीशान कमरा और उसके सामने बैठा हुआ शख्स राव। वो ठीक सोफे पर बैठा हुआ था और उसकी ठंडी पर पक्की निगाहें सीधे मन्नत पर टिकी थी। मन्नत को उसकी निगाहों से घिन महसूस हो रही थी। हवस से भरी निगाहें मन्नत को शर्मसार कर रही थी। वो समझ गई थी कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। फिर भी उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, कौन हो तुम? देखो, मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन राव ने उसकी सारी बातें अनसुनी करते हुए धीरे और ठंडी आवाज़ में कहा, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो मन्नत, और बहुत हिम्मत भी है तुम में। मन्नत कुछ बोल नहीं पाई, बस सिर झुका लिया और अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कसकर अपने कपड़े में दबा ली। उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। राव ने आगे कहा, इस कमरे में कई लड़कियाँ आई जो मेरे बिस्तर पर आई, कुछ अपनी मर्जी से तो कुछ ज़बरदस्ती से, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई मुझसे सवाल करे। लेकिन तुम में हिम्मत है। कैंप में भी तुमने बहुत बार भागने की कोशिश की थी, है ना? यह सुनते ही मन्नत कांप गई। एसी में भी उसे ठंडा पसीना आ रहा था। और तुम्हारी यही हिम्मत मुझे भा गई मन्नत। और तुम्हारी इसी मासूम अदाएं और हिम्मत के लिए ही तो तुम्हें माफिया वर्ल्ड के किंग के लिए चुना गया था। लेकिन अब मेरी नज़रों को तुम लुभा गई हो। तुम पहली लड़की हो जिस पर राव का दिल आया है। उसने थोड़ा रुकते हुए फिर गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला, अपनी मर्जी से अपने कपड़े उतारो और मेरी बाहों में आ जाओ। जो आगे होगा उसमें तुम्हें दर्द और तकलीफ थोड़ी कम होगी। दूसरी,
मुझे ज़बरदस्ती करनी होगी और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ उसमें तुम्हें तकलीफ़ और दर्द बहुत ज़्यादा होगा। उसकी घिनौनी बातें सुनकर मन्नत को गुस्सा आ रहा था, लेकिन आंखों से झरझर आंसू भी गिरने लगे। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, मुझे तुम्हारी कोई भी ऑप्शन मंजूर नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। स्टॉप क्राई बेबी, राव की सर्द आवाज़ गूंजी। तुम्हारे आंसुओं से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और रही बात यहाँ से जाने का, वह तो अब होने से रहा। तुम पर राव की नज़र पड़ी है, और जिस पर मेरी नज़र पड़ जाए वह पूरी ज़िंदगी मेरी गुलाम बन जाती है। इसलिए अब से तुम मेरी गुलाम हो। तुम्हारी दिन और रात सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम्हारे जिस्म की हर खुशबू पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इसलिए यह रोना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे आंसू से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मन्नत की आंखों से बहते आंसू अचानक रुक गए और वो राव को खाली निगाहों से देखने लगी थी। वह बोली, यदि तुमने मुझे छुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह सुनते ही राव की आंखें सर्द हो गई। वह सोफे से उठा और मन्नत के पास आकर उसके गाल पर तेज थप्पड़ जड़ दिया। वो सीधे जाकर उसकी बेड पर गिरी। उसका गोरा गाल खून की तरह लाल हो गया था। राव सख्त और सर्द आवाज में बोला, मैं तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म के साथ खेलना चाहता हूँ और तुम मरने की बात कर रही हो बेबी। तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। चलो अपने कपड़े उतारो, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर आ रहा हूँ। खुद को रेडी कर लो, आगे जो होने वाला है उसे तुम्हें बर्दाश्त करना है। यह कहते हुए राव वॉशरूम के अंदर चला गया और मन्नत ठिठक कर वहीं रह गई। वो समझ गई थी कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकती थी। वहीं दूसरी ओर आलिया भी पीछे पीछे चुपके से सभी से नजरें छुपाते हुए वहाँ तक पहुँच गई थी। वह पहले से ही सतर्क थी। वह जानती थी कि कुछ ऐसा ही होने वाला था और उसे किसी तरह भी मन्नत को राव के चंगुल से बचाना था। वह उसके कमरे तक तो पहुँच गई थी, लेकिन कमरे के अंदर जाने का वह रास्ता तलाश रही थी। राव कुछ देर बाद वॉशरूम से निकला और उसकी नज़र मन्नत पर गई, जो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे वो छोड़कर गया था। यह देखकर राव को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से आगे बढ़ा और पीछे से उसके बालों को अपने मुट्ठियों में कसते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में यह बेखौफ बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे। तुम पहली लड़की हो जो राव से डर नहीं रही हो, लेकिन तुम्हें डरना चाहिए था और अब तुम डरोगी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैं तुम्हें क्या कहकर गया था, और अब तक तुम उस काम के लिए रेडी नहीं हुई हो। मन्नत की आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। वह उसके हाथों को अपने बालों से हटाना चाह रही थी, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। वह सिसकते हुए बोली, जब तक मैं होश में हूँ मैं तुम्हारी मनोकामना कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मुझे जाने दो, वरना मैं सच में अपनी जान ले लूंगी, लेकिन खुद को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगी। यह सुनते ही राव के चेहरे पर सातिर मुस्कान खिल गई और उसके बालों को झटके से छोड़ते हुए बोला, ओ बेबी, तो तुम्हें दिक्कत इस बात से है कि तुम होश में हो और तुम खुद को होश में मेरे हवाले नहीं कर सकती हो। तो चलो मैं यह काम आसान कर देता हूँ। अब जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से ही वो सब करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। वह कमरे में लगे एक ड्रॉअर के पास गया और उसमें से एक इंजेक्शन निकाला। इंजेक्शन देखकर मन्नत के हाथ पैर सून हो गए और वह कांपती आवाज़ में बोली, यह क्या है? कैसा इंजेक्शन है? तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? राव का चेहरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उसके होठ तिरछे मुड़े हुए थे और वो सर्द आवाज़ में बोला, तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ बेबी। अब तुम खुद को अपनी मर्जी से मेरे हवाले करोगी। जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा तुम करोगी। क्या होगा कहानी में आगे? क्या करने वाला है राव मन्नत के साथ? क्या आलिया बचा पाएगी मन्नत को राव के चंगुल से? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।